हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी हमारी चल रही है और इसका लास्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 7 जरूर पढ़ें और नहीं देखा तो उसको जरूर देखें चैप्टर 7, क्योंकि उसमें इंडिया के बारे में सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। इंडिया के फिजिकल रीजन्स के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ इंडिया का क्लाइमेट और फिर उसके बाद वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है मैं इसको 3 लेक्चर्स में लेकर आऊँगा। तो आज हम क्लाइमेट, सीजन और वेदर इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वेजिटेशन जिसमें हम फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो प्रोबेबली आज ही हम इसको फिनिश कर देंगे। आज एक के बाद एक मैं इनको लाऊंगा लेक्चर्स को। तो आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमारी जो ज्योग्राफी है क्लास 6 की वो भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो शुरुआत करते हैं। अभी देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। वेदर और क्लाइमेट, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। आप मतलब डेली लाइफ में सुनते होंगे कि यार आज मौसम ख़राब है। वेदर को हिंदी में बोलते हैं मौसम। मौसम के बारे में आप सुनते रहते होंगे, टीवी पर भी खबर आती रहती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। आज मौसम मतलब थोड़ी गर्मी रहेगी, थोड़ी धूप निकलेगी या थोड़ी बरसात हो सकती है। और एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु। किसी भी जगह का क्लाइमेट क्या होता है, वहाँ का जो वेदर की कंडीशंस है उसका अगर एवरेज निकालें एक लंबे समय के लिए तो हमें क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेदर क्या होता है। छोटा सा मतलब टॉपिक है और इसके बारे में डिटेल्स में तो हम क्लास 7 में देखेंगे, बट फिलहाल मतलब आइडिया तो ले ही लेते हैं। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी एटमोसफियर। एटमोसफियर आपको पता ही है, आप कमेंट करके बताओ मुझे। 4 डेफिनेशन मुझे बतानी है। व्हाट इज एटमोसफियर, व्हाट इज लिथोस्फियर, व्हाट इज हाइड्रोस्फियर एंड व्हाट इज बायोस्फियर। ये चीज़ बतानी है मुझे, मैं इनको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एटमोसफियर हमारे आसपास जो एयर का जो एयर की जो ब्लैंकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोसफियर बोलते हैं। हवाई हवा जो है उसमें अब कई सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, लगभग 78% पाई जाती है। फिर 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे हर दिन जो चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर। और ये चेंजेस सुबह से लेकर शाम तक भी होते रहते हैं। आप देखना कई बार सुबह एकदम मौसम साफ रहता है, पता चला दोपहर को एकदम बरसात हो गई, क्लाउडी मौसम हो गया। ठीक है, और सुबह एकदम सही चल रहा है और देखो फिर तूफान आ गया। मतलब वेदर जो है ना ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। मिनट टू मिनट चेंज हो सकता है, आवर टू आवर चेंज हो सकता है, डे टू डे चेंज हो सकता है। तो वेदर ना इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए वेदर इज नेवर स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, जो हमेशा एक जैसा रहे। मगर वेदर हमारा कैसा है, डायनेमिक है, मतलब हर मोमेंट में चेंज होता रहता है। सुबह से शाम तक अगर मोबाइल में आप ग्राफ देखोगे ना टेम्परेचर का, कुछ ऐसे करके दिखाएगा ग्राफ। मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कुछ ऐसे करके। सुबह सुबह टेम्परेचर कम रहता है, दोपहर को हाईएस्ट रहेगा, फिर घटने लगेगा, रात को और कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेदर क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर की एक ऐसी स्टेट है जो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वेदर इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन। अब वेदर का मतलब ये है, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ये वेदर के अंदर आ रहा है। सुबह टेम्परेचर कम है, दोपहर को ज़्यादा, शाम को कम, रात को और कम। रेनफॉल आ रही है नहीं आ रही है, इसमें चेंजेस। सनशाइन जो धूप निकल रही है उसमें भी चेंजेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, वेदर के अंदर आती हैं। और वेदर कभी भी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब एक जैसा नहीं रहता, वेदर हमेशा कैसा रहता है, डायनेमिक रहता है। ओके, तो वेदर की कई सारी कंडीशंस होती हैं। वेदर कोल्ड भी हो सकता है, वेदर हॉट भी हो सकता है, सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, ये कई सारे मतलब वेदर की कंडीशंस हैं। अगर आप टीवी पे देखोगे तो ऐसे दिखाते हैं कुछ। सुबह सुबह आपने टीवी पे देखते हैं तो वो अल्ट्राटेक सीमेंट वाला वो ट्रक सा घुमाते हैं इंडिया में अलग अलग, कि आज मुंबई का तापमान इतना है और बेंगलुरु का तापमान इतना है, कोलकाता का इतना है, न्यू दिल्ली का इतना। आता है कि नहीं आता, टीवी में कई सारे एड्स आते हैं जिसमें मौसम के बारे में बताते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं मौसम का हाल, क्या हाल रहने वाला है। या न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में फोरकास्ट आता है कि आने वाले 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, तो बहुत वेदर सनी भी हो सकता है, पार्शली सनी हो सकता है, पार्टली क्लाउड हो सकता है, सन रेन मतलब धूप भी निकल सकती है, बरसात भी आ सकती है। ये कई सारी वेदर की क्या है, स्टेट हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्लाइमेट। अब देखो वेदर तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, मिनट टू मिनट चेंज हो सकता है, आवर टू आवर चेंज हो सकता है, डे टू डे चेंज हो सकता है। मगर क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट नहीं चेंज होता हर मतलब सेकंड में, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ में हमने देखा था, पृथ्वी के कई सारे हीट जोन्स होते हैं। बीचों बीच में से आपको पता है कि इक्वेटर लाइन जा रही है पृथ्वी के, और ऊपर फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच का जो जोन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। फिर
ट्रॉपिकल जोन के बाद ऊपर टेम्परेट जोन आता है और टेम्परेट के बाद आता है फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे हमने देखा कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर पड़ती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टेम्परेट रीजन में जाओ, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, सन की रेज कैसी हो जाती है, सिलेंट हो जाती हैं, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको बोलेंगे टेम्परेट क्लाइमेट। और यहाँ का जो पोलर रीजन्स का क्लाइमेट उसको पोलर क्लाइमेट बोलेंगे। तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर की एवरेज कंडीशंस होती हैं। अगर किसी एरिया की, ध्यान दो, ध्यान से सुनना, अगर किसी एरिया की जगह की कई सालों तक वेदर की एवरेज कंडीशन निकालें तो वो एवरेज कंडीशन जो होती हैं वो क्लाइमेट कहलाता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मॉनसून टाइप क्लाइमेट। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। हमारा जो क्लाइमेट मतलब जो जलवायु है मॉनसून पर डिपेंड करती है। आपको पता है हमारे यहाँ मानसून आता है, मानसून मतलब जब बरसात आती है, आपने सुना होगा मानसून आ गया, मानसून गया, तो मतलब जून के महीने में ही मानसून आ जाता है। जून के फर्स्ट वीक में केरल में बरसात हो जाती है, फर्स्ट जून को। उसके बाद 10-15 जुलाई तक अपने नॉर्थ इंडिया में भी बरसात हो जाती है, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है, किसी भी एरिया की एवरेज वेदर कंडीशंस हैं दैट विच हैव बीन मेजर्ड मैनी ईयर्स, ओवर मैनी ईयर्स। मतलब किसी भी एरिया की एवरेज वेदर कंडीशंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और ये कई सालों की एवरेज कंडीशंस होती हैं, 1-2 साल की नहीं होती। जनरली हम लगभग 35 साल लेते हैं, लगभग 35 ईयर्स की एवरेज कंडीशन निकाले अगर किसी जगह की, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट हॉट भी हो सकता है, क्लाइमेट कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स। अब क्लाइमेट डिपेंड करेगा आपके लैटिट्यूड्स पर, ठीक है। जनरली जो मतलब ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे क्लाइमेट गर्म रहता है, टेम्परेट जो जोन आता है वहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड रहेगा, और एक्सट्रीमली कोल्ड कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा पोलर एरियाज में, ठीक है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का क्लाइमेट कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, मानसून पर। तो ये आपने देखा ही होगा, तो ये ट्रॉपिकल जोन यहाँ दिखा रखा नहीं, रेड रेड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर है टेम्परेट जोन, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। और फिर पोलर एरिया जो व्हाइट व्हाइट वाला दिखा रखा है, यहाँ पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है। तो ये क्लाइमेट जोन्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लाल लाल एकदम, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर येलो में थोड़ी गर्मी कम है, और फिर यहाँ पे गर्मी बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई पूछ ले कि यार जस्ट अंतर बता दो वेदर और क्लाइमेट में क्या है, ठीक है, तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन का मतलब है बदलाव, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वेदर बोलते हैं। जबकि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड, किसी जगह पर लंबे समय तक अगर वेदर की कंडीशंस को स्टडी करें, वही क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हैज बिकम बर्निंग इशू वर्ल्ड वाइड। आज की डेट में आपको पता है हमारा क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, और क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, ठीक है। आज की डेट में क्लाइमेट में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, कई बार कम गर्मी पड़ जाती है, ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बरसात कई बार ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट में कुछ चेंजेज आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे सीजन्स के बारे में। सीजन मतलब आपको पता ही है, सीजन को बोलते हैं ऋतुएं। भारत में मेनली 4 सीजन है। कितने सीजन है, 4, ओके, ठीक है। तो सीजन आपको पता ही है, एक रेनी सीजन होता है जब बरसात होती है, ठीक है, एक रेनी सीजन, फिर विंटर सीजन होता है, ठीक है। और चलो 4 बता देता हूँ। पहला विंटर सीजन है, फिर समर सीजन है, फिर रेनी सीजन है, और ऑटम सीजन है। विंटर नाम से ही पता चला, सर्दी, ठीक है। इसको कोल्ड वेदर सीजन भी बोलते हैं, और ये चलता है दिसंबर से फरवरी। ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। दिसंबर से फरवरी तक आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसको कोल्ड वेदर सीजन भी बोलते हैं। दूसरा समर सीजन, समर मतलब गर्मी, तो गर्मी, इसको हॉट वेदर सीजन बोल रहे हैं। गर्मी है तो हॉट मतलब गर्मी, गर्म, और ये चलता है मार्च टू मई। अब बताओ मुझे कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन, सिंपल सी बात है। फिर रेनी सीजन, रेनी सीजन का दूसरा नाम है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्यों कहते हैं, मैं मैप के थ्रू बताऊंगा, इसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। और ये चलता है जून टू सितंबर, और जून टू सितंबर आप देखना बरसात होती है, ठीक है। ऑटम सीजन, ये सीजन है रिट्रीटिंग मानसून, मानसून लौट के आता है। रिट्रीट का मतलब मानसून लौट के आएगा। यहाँ तो मानसून आएगा और यहाँ वापस लौट के आएगा, वो बताऊंगा मैप के थ्रू, आप टेंशन मत लो। ये चलता है अक्टूबर से नवंबर में। तो एक एक करके चारों सीजन के बारे में देखते हैं। पहला सीजन है विंटर सीजन और कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग विंटर सीजन सनरेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। अब मैंने पहले बताया था आपको, अगर पता हो, ये अगर पृथ्वी है, अगर इंडिया में हम बात करें, इंडिया में
विंटर सीजन आ गया, ठीक है, तो इंडिया आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में। और जब इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में को क्या होता है, समर सीजन होता है। और सन की पोजीशन किधर रहती है, सन की पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर में रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमारे यहाँ पे विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी। कहाँ पर नहीं पड़ेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। अपने साउथ इंडिया में फिर भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मगर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम टेम्परेचर होता है। नॉर्थ इंडिया मतलब अपना जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, या अपना राजस्थान, ये सब किस में आते हैं, नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती है। कहाँ पर, हमारे रीजन में, मतलब इंडिया में। और इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर, और सन की पोजीशन भी किधर होगी, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। ये पिछले लेक्चर से अगर आपने पढ़े हैं तो लिंक कर पाओगे। समर सीजन की बात करें तो समर में आपको पता गर्मी पड़ती है भयंकर। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन होता है, ध्यान दो, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन होता है तो सन की गर्मी सीधी कहाँ पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा समर सीजन, और फिर सदर्न में क्या आ जाएगा, विंटर सीजन। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इन हॉट वेदर सीजन सनरेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस, मोर और लेस मतलब लगभग, मतलब डायरेक्टली गिरती हैं। जब इंडिया में मतलब समर सीजन आता है तो सन की रेज सीधी पड़ती है यहाँ पे, लगभग, ठीक है। लगभग नहीं तो फिर भी मतलब सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब सन की रेज जब ज़्यादा पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और गर्मियों में आपने देखा होगा, अब गर्मियाँ चल रही हैं भैया, गर्मियों में आपने कुछ दिन बाद देखना अब चलेंगी लू। राजस्थान में स्पेशली, राजस्थान के एरिया में या नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा गर्म और सूखी हवाएं, मतलब गर्म हवाएं चलती हैं, उनके साथ साथ डस्ट भी आती है कई बार। तो ये जो गर्म हवाएं गर्मियों के सीजन में राजस्थान में चलती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लू, ठीक है। द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन कॉल्ड लू। तो गर्मियों के दौरान जो गर्म हवाएं चलती हैं, डस्टी विंड्स चलती हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और लू कई बार बड़ी डेंजरस होती हैं, ठीक है। ओके, अब लास्ट है रेनी सीजन। अब देखो, रेनी सीजन को समझने से पहले एक चीज़ समझो, ये है वर्ल्ड का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। अच्छा, अब देखो, भारत आपने देख लिया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और नीचे इंडियन ओशियन। अब लोकेशन देखो, पहले ये हो गया अपना साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। मैंने 4 डायरेक्शन बताई थी आपको, फिर इसके बाद 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन बताई थी। अब मुझे बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, सीधी सीधी बात है, ये होगी साउथ वेस्ट, समझ गए। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन थी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। 4 डायरेक्शन आपको पता ही है, ज्योग्राफी में डायरेक्शन का ज्ञान बहुत जरूरी है, मैप वाले चैप्टर में करा चुका हूँ, ठीक है। अब मानसून सीजन में क्या होता है, या जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन बोलते हैं, हवाएं इंडियन ओशन से यूँ चलती हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन से जा रही हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जा रही हैं। हवाएं इधर से यूँ चल रही हैं भाई, यूँ चल रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, और इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो मतलब क्या है, जब रेनी सीजन आता है भारत में तो हवाएं इंडियन ओशन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कहाँ की तरफ आती हैं, ये आती हैं अपने इंडिया की तरफ, और सबसे पहले ये टकराती हैं इस वाले क्षेत्र से। और यहाँ पर मैंने इंडिया वाले चैप्टर में बताया था फिजिकल रीजन में, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, और जब ये हवाएं वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, और ये हवाएं क्या अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, हवाएं क्या लेके आएंगे अपने साथ, मॉइस्चर। जब ये टकराएंगे वेस्टर्न घाट से, तो ये टकराने के बाद यहीं पर क्या बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे, और क्लाउड बनाएंगे तो क्लाउड से क्या होगी, बरसात होगी। तो पहले बरसात होती है कहाँ पर, पहले बरसात होगी यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, फिर ये हवाएं और अंदर की तरफ जाती हैं, फिर ये टकराती हैं हिमालय से, और फिर नॉर्थ इंडिया में बरसात होती है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का मतलब क्या है, जो विंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, स्पेशली कहाँ से, इंडियन ओशियन से, क्या लेके आती है अपने साथ, मॉइस्चर। सबसे पहले कहाँ टकराती हैं, ये टकराएंगी वेस्टर्न घाट से। और केरल में ऐसा माना जाता है 1 जून को केरल में बरसात हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नॉर्थ इंडिया में लगभग 10-15 जुलाई तक बरसात होने लगती है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार रेनी सीजन या साउथ वेस्ट मानसून। अब समझ में आ गया होगा साउथ वेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है, जिनको हम साउथ वेस्ट विंड बोलते हैं, और ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। तो पहले टकराती हैं वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ बरसात करती हैं, फिर टकराएंगी हिमालय से, तो यहाँ बरसात आती है, ठीक है। तो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ऑनसेट का मतलब किसी चीज़ का आगमन, मतलब रेनी सीजन का मतलब है मानसून आ गया,
क्या आ गया, मानसून। और मानसून आ गया मतलब बरसात आ गई। मानसून में क्या होता है, विंड्स आती हैं, सीजनल विंड्स, जो इसी सीजन में चलती हैं, इस डायरेक्शन में। कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। कहाँ से आ रही हैं, इंडियन ओशन से आ रही हैं। क्या लेके आती हैं, मॉइस्चर, समझ गए। तो द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो विंड्स चल रही हैं यहाँ से इंडियन ओशन से, ये दो ब्रांच में बढ़ जाती हैं। कुछ विंड्स तो चली आती हैं अरेबियन सी की तरफ और कुछ चली आती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। तो मानसून दो ब्रांच में बढ़ जाएगा, एक तो हो जाएगा अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। फिर ये विंड्स कहाँ पे जाएंगी, लैंड की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। तो विंड्स जो है अरेबियन सी से कहाँ की तरफ जा रही है, लैंड की तरफ, और बे ऑफ बंगाल से भी कहाँ की तरफ जा रही है, लैंड की तरफ। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी कहाँ से आ रही है, इंडियन ओशन से आ रही हैं। द विंड्स कैरी मॉइस्चर विद देम। विंड्स अपने साथ क्या लेके आती है, मॉइस्चर। क्योंकि सन की गर्मी से क्या होगा, यहाँ पर ओशन में क्या होगा, एवोपरेशन होगा। मतलब पानी गर्म होकर भाप बनेगा, और भाप फिर जब ये हवाएं चलेंगी तो हवाओं के साथ चली जाएगी वो, ठीक है। या मॉइस्चर जो है हवाओं के साथ चलेगी। तो ध्यान रखना, विंड्स कैरी मॉइस्चर विद देम। जो साउथ वेस्ट विंड है वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। और जब ये विंड टकराती है किससे, माउंटेन से, तो माउंटेन इनके लिए बैरियर की तरह काम करते हैं। बैरियर मतलब बाधा की तरह काम करते हैं, रुकावट की तरह काम करते हैं। जब ये टकराएंगे तो माउंटेन से तो ऊपर जाके ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर जाके ये बना लेंगे क्लाउड्स, और क्लाउड्स बनाने के बाद क्या करेंगे, ये क्लाउड्स बनाने के बाद बरसात करेंगे, ठीक है, रेनफॉल होगी। तो दीज विंड्स स्ट्राइक विद माउंटेन बैरियर्स एंड रेनफॉल अकर्स, और बरसात होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। रेनी सीजन अभी और देखो, सिंस विंड्स एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून और एडवांसिंग मानसून। अब चूंकि जो विंड्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। इसीलिए विंड्स को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इस मानसून को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून या एडवांसिंग मानसून। मतलब मानसून आ गया, बरसात हो गई, सिंपल सी बात है। और भारत में ज़्यादातर हिस्सों में, ध्यान देना, इंडिया के ज़्यादातर भागों में जो बरसात होती है वो मानसून सीजन के दौरान ही होती है। और हमारी जो भारत है, हमारे भारत में जो किसान हैं वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, इसी मानसून पर डिपेंड करते हैं। अगर मानसून अच्छा है तो फसल अच्छी होती है, और मानसून खराब है तो फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो भारत की जो एग्रीकल्चर है वो एक प्रकार से मानसून पर डिपेंडेंट है, फुली मतलब कंप्लीटली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है, ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून, समझ में आ गया। ये विंड्स आ रही हैं इंडिया की तरफ, ओशन टू लैंड। अब है ऑटम सीजन और रिट्रीटिंग मानसून। अब मानसून वापस आएगा, वापस। अब देखो, पहले तो क्या हुआ, मानसून गया। ये मानसून का मतलब ये सीजनल जो विंड्स हैं ये कहाँ से जा रही हैं, सी टू लैंड। कहाँ जा रही है, सी टू लैंड। और जब वापस का मतलब क्या है, लैंड टू सी। लैंड टू सी मतलब जमीन से कहाँ पर आएंगी, वापस आएंगी किधर की तरफ, ओशन की तरफ। तो पहले डायग्राम देखो, यहाँ पर क्या होगा, जब विंड्स मतलब जो विंटर सीजन आएगा, मतलब लगभग विंटर सीजन में, विंटर सीजन से पहले, विंटर सीजन में नहीं, विंटर सीजन से जस्ट पहले ऑटम सीजन जो होता है, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। यहाँ पर जो विंड्स हैं लैंड की तरफ से कहाँ पर आएंगी, वापस आएंगी, कुछ इधर जाएंगी कुछ इधर जाएंगी, मतलब ओशन की तरफ आती हैं। अच्छा, खास बात क्या है, खास बात ये, जब ये विंड्स वापस आती हैं तो ये टकराती हैं, कहाँ पर टकराएंगी, कोस्टल रीजन्स ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु के जो कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पे इन पर ये टकराती हैं हवाएं। अब देखो विंड्स कैसे कर रही हैं, विंड्स यूँ आ रही हैं घूम के, कुछ तो यूँ चली जाएंगी। तो जब ये घूम के आती है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेंगी, और मॉइस्चर लेके फिर ये टकराएंगी कहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर। और फिर टकराएंगे तो यहाँ पर भी आपको पता है ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पर फिर दोबारा क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे और बरसात होगी। तो जो रिट्रीटिंग मानसून है इसकी वजह से बरसात होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। जबकि हमारे यहाँ तो क्या पड़ती है, विंटर पड़ती है हमारे यहाँ, मतलब आई मीन नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो विंड्स मूव फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। खास बात ये है कि ऑटम सीजन में जो हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, ऑटम सीजन में हवाएं चलेंगी आपकी मेनलैंड मतलब लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ चलेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ओके, दूसरी चीज, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। समझ में आया, रिट्रीटिंग मतलब मानसून वापस आ रहा है, ठीक है। कहाँ से वापस आ रहा है, लैंड टू सी आ रहा है, ठीक है। और द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है उसी को हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न मतलब साउथ वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम सदर्न पार्ट बोलते हैं। और इसी सदर्न पार्ट में रिट्रीटिंग मानसून की वजह से क्या होती है, बरसात होती है। पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, ठीक है। तो इसी
रिसीव रेन, यहाँ पे ध्यान रखना रेनफॉल लिख देना, ठीक है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होती है, बरसात होती है कौन से सीजन में, रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर चारों सीजन हमारे क्या हुए, फिनिश हुए। ओके, अब थोड़ा सा हम जानेंगे मानसून के बारे में। अब मानसून के बारे में तो हमने देख लिया, मानसून क्या होता है, एक्चुअली सीजनल विंड्स होती हैं जो मतलब सीजन के हिसाब से चलती हैं। ओके, तो मानसून के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है, जो मानसून ये वर्ड है ना, ये मानसून जो शब्द है ये लिया गया है अरेबिक वर्ड मौसम से। अरब भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है मौसम, मौसम से ही बना है मानसून, ठीक है। और मौसम का मतलब होता है सीजन्स और विंड्स, या तो सीजन कह लो या विंड्स कह लो। तो ये सीजन्स किसकी वजह से होते हैं, ये विंड्स की वजह से होते हैं, या सीजन या विंड्स जो होती हैं इसका यही चीज़ क्या कहलाती है, मानसून कहलाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मानसून जो वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया, तो आपको बताना है अरेबिक लैंग्वेज। और अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड कौन सा है, मौसम वर्ड, और मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन्स या विंड्स, ठीक है। और इंडिया आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रॉपिकल मतलब जो मतलब ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भाग है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए इंडिया में जो ज़्यादातर बरसात होती है वो किसकी वजह से होती है, मानसून विंड्स की वजह से होती है, स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से होती है, ठीक है। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, वो है रेन, मतलब बरसात पे डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो जलवायु कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। लोकेशन, पहली चीज़ है लोकेशन, कि आपका मतलब जो प्लेस है वो किस लोकेशन में आता है, ट्रॉपिकल में आता है या टेम्परेट में आता है, पोलर में आता है, इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर ट्रॉपिकल में आएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, गर्म जलवायु रहेगी, टेम्परेट में आएगा तो ठंडी जलवायु रहेगी, और पोलर में आएगा तो एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस। अल्टीट्यूड, ऊंचाई पर भी फर्क पड़ता है, अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होने लगेगा, नीचे रहोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई एरिया समुद्र के आसपास है तो वहाँ देखना मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बराबर टेम्परेचर रहता है। रिलीफ मतलब जो लैंडफॉर्म पर डिपेंड करता है। आप ओशंस के आसपास हो, या आप कोस्टल रीजन्स में हो, या फिर आप हिमालयन या माउंटेन रीजन में हो, या डेजर्ट वाले क्षेत्र में हो, या प्लेन्स वाले क्षेत्र में हो, उस पर भी हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। जैसे अगर बात करें क्लाइमेट ऑफ वेरियस रीजन्स इन इंडिया, जैसलमेर एंड बीकानेर, ये दोनों जगह आपको पता है हमारे राजस्थान में और वेस्टर्न राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट बहुत है, और राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नाम बताओ, या भारत का जो डेजर्ट है उसका नाम बताओ। तो जैसलमेर और बीकानेर जो डेजर्ट पार्ट ऑफ राजस्थान में आते हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कैसे रहता है, हॉट रहता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें द्रास और कारगिल, ये आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड मतलब ठंडा टेम्परेचर रहता है। तो एक तरफ तो देखो बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, एक तरफ देखो तो बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है, डिफरेंस है। और अगर कोस्टल प्लेसेस की बात करें, कोस्टल प्लेसेस मतलब जो समुद्र के आसपास हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेसेस बोलेंगे, मतलब समुद्र तट। जैसे अगर मुंबई और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर या क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट रहता है। मॉडरेट का मतलब बीच का, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अगर राजस्थान की बात करो हॉट है, जम्मू कश्मीर की बात करो कोल्ड है, मगर कोस्टल प्लेसेस की बात करो तो टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है, और क्लाइमेट भी कैसा हो जाएगा, मॉडरेट। और दे आर नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट रहता है, ना तो ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। आप कभी भी अगर जाओ कोस्टल एरिया में देखना तो वहाँ पर कभी भी ज़्यादा सर्दी पर नहीं पड़ती और ना ही गर्मी। जैसे मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं 2 साल के मतलब 1-1.5 साल तमिलनाडु चेन्नई में रहा, तो वहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब टेम्परेचर बीच का रहता है, ठीक है। तो वहाँ सर्दियों में मतलब कपड़े ज़्यादा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, और एक प्लेस यहाँ पे दे रखा है मेघालय में। मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, और मेघालय में एक जगह है मशीनराम जो प्लेस है मेघालय में, यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो जगह कौन सी है, मशीनराम। और ये मशीनराम कहाँ पे, मेघालय। और मेघालय कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ओके, वाइल पर्टिकुलर, सॉरी दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। मशीनराम इन मेघालय रिसीव वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, वाइल इन पर्टिकुलर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। अब देखो, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मशीनराम जो मेघालय में है, यहाँ पर तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे अगर जैसलमेर की बात करें तो वहाँ लगभग कई बार बरसात ही नहीं होती, पूरी साल तक बरसात नहीं होती। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं। तो हमारे यहाँ पे देखोगे ना वैरायटी है,
डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है, सब तरह का क्लाइमेट है। हमारे यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, हमारे यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, हमारे यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं पे बहुत ही कम बरसात हो रही है। तो देखो ये भी डाइवर्सिटी है क्लाइमेट की, ठीक है। खैर, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, और अब जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा वेजिटेशन या फॉरेस्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल साथ के साथ में जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जो चल रहा है हमारा, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, और इसका लेक्चर नंबर 2 हम देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो फोकस रहेगा वो रहेगा वेजिटेशन पर। स्पेशली वेजिटेशन में हम फॉरेस्ट पर फोकस करेंगे कि इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे, और ये चीज़ आपको आई एम श्योर बहुत आपने अगर बड़ी क्लासेस के बच्चे देख रहे हैं इसको, तो आपने 9th में या फिर 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, और नहीं तो 6th क्लास में। तो आपको अभी जो 6th क्लास के बच्चे हैं तो समझ लो जो चीज़ आज पढ़ोगे वो चीज़ आपको नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बारे में मेनली आज फोकस रहेगा। मेनली जो आज टॉपिक है ना, वो टॉपिक अपना है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन में आपको क्या पढ़ना है, 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, देखो पहली बात तो जो वर्ड वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन का मतलब है वनस्पति, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे। वेजिटेशन अगर वर्ड आ जाए ना, समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। तो हमारे आसपास आपको मतलब पेड़ पौधों में क्या चीज़ दिखाई देती है, बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देते हैं, घास दिखाई देती है, ग्रास, छोटी छोटी झाड़ी वाले पेड़ दिखाई देते हैं, झाड़ी टाइप के, जिनको श्रब्स बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ मेन है, ट्रीज, ग्रास और श्रब्स। ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारी वेजिटेशन में, नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है। अब नेचुरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार हमने तो बनाई नहीं है, नेचर के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, तो नेचर के द्वारा उगाई गई हैं। अब इन पेड़ पौधों को या तो नेचर के द्वारा ग्रो करें, या फिर हम मतलब इनको उगाने में हेल्प करें। कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा, हम आसपास अपने घर पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट में मतलब बैलेंस बना रहे। और पेड़ पौधे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, आपको लकड़ी मिलती है, साथ के साथ में छाया मिलती है, और पेड़ के नीचे अलग ही आनंद आता है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ठीक है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। तो ध्यान रखना, नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आता है, ट्रीज, ग्रास और श्रब्स, जो या तो नेचर के द्वारा उगाए जाए, नेचर उगाता है उनको बिना किसी ह्यूमन एड के, बिना किसी इंसान की सहायता से, या इंसान इनको उगाए। इंसान भी तो उगाता है, हम मतलब पेड़ पौधे उगाते हैं, आपने देखा होगा। अब नेचुरल क्यों कह रहे हैं, अब हम उगाने में हेल्प कर रहे हैं भाई, बना थोड़ी रहे, इनको बना नहीं सकते हम, सिर्फ उगा सकते हैं। तो या तो नेचुरली ग्रो करें, या फिर ह्यूमन एड मतलब मानव की सहायता से, ह्यूमन मतलब मानव, और एड मतलब जो एड वर्ड है, एड का मतलब होता है सहायता, ठीक है। या तो इंसानों की सहायता से इनको उगाया जाए पेड़ पौधों को, या फिर नेचुरली ग्रो करें, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी जिसमें ट्रीज, ग्रास एंड श्रब्स आती हैं, विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड और विद ह्यूमन एड। या तो ये प्लांट कम्युनिटी नेचुरली ग्रो करे बिना ह्यूमन की सहायता से, या फिर ह्यूमन की सहायता से ग्रो करे, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन में 3 चीज़ आती है मेनली, ट्रीज, ग्रास और श्रब्स। यहाँ हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, और श्रब्स एंड बसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन, अब आपको देखा होगा हमारे आसपास आपको कई प्रकार के प्लांट आपको दिखाई देंगे, जिसमें ट्रीज भी दिखाई देते हैं, घास भी दिखाई देती है, श्रब्स भी दिखाई देती हैं, ये सारी चीज़ हमें दिखाई देती हैं। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको वसेस या श्रब्स बोलते हैं, जैसे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। इवन आपने हम अपने घरों में भी देखा हुआ है कि लोग अपने घरों में भी छोटे छोटे प्लांट्स लगा के रखते हैं, ठीक है। तो देयर आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बसेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड ऑल द वेजिटेशन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लोरा। अच्छा, एक वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगा साइंस में भी और यहाँ पर भी, फ्लोरा। तो फ्लोरा का मतलब है ये जो प्लांट है ना, जितने भी वेजिटेशन है सारे के सारे प्लांट्स आते हैं फ्लोरा में। और एक वर्ड आप सुनोगे फ्लोरा एंड फोना, फोना वर्ड सुनोगे। तो फोना का मतलब है जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको हम किस में लेते हैं, फोना में, और जितने भी प्लांट्स आते हैं उनको हम लेते हैं फ्लोरा। तो हम कहते हैं ना किसी भी जगह की फ्लोरा एंड फोना, तो मतलब वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्लोरा वर्ड आ जाए तो समझ लेना फ्लो, देखो याद कैसे रहोगे, फ्लावर का FLOWER, ये फ्लावर का हो गया, तो FLO आ रहा है इसमें फ्लो,
तो यहाँ पर भी फ्लो, तो मतलब फ्लो फ्लावर क्या है, पेड़ है, ठीक है, प्लांट है। तो ऐसे करके आज याद रख लेना, फ्लोरा आए समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, अब सुनो आगे इसी में चल रहे हैं। देयर आर मेनी टॉल ट्रीज विद मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स। कई आप एक तो हमने आसपास अपने क्या देखा, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको बसेस या श्रब्स बोलते हैं, जिसमें कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। एक हमने आसपास आपने देखा होगा, आपने हमारे आसपास बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, उसमें कई सारी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं। जैसे कई सारे पेड़ में 2-3 एग्जाम्पल देखें, नीम, मैंगो, पीपल, शीशम। आप अपने आसपास देखो कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लिस्ट बनाओ उनकी, बहुत सारे आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करती है। हर जगह पर आपको एक ही प्रकार के प्लांट नहीं मिलेंगे, जगह जगह के हिसाब से आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। कहीं पे ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पे कम मिलते हैं, और कहीं पे तो बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। और जगह जगह पर ना अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे अब वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, स्पेशली राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते, वहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेनफॉल, सीधी बात है, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे, और नहीं होगी तो कम पाए जाएंगे। एंड लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं, कई सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, तो इन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, क्या चीज़, नेचुरल वेजिटेशन। अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की नेचुरल वेजिटेशन। भारत में कितने प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो भारत में कितने प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हम स्पेशली डील करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, कितने प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो एक एक करके समझेंगे बड़े आसानी से। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, तो ध्यान देना, इंडिया में 5 प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन है, या हमने नेचुरल वेजिटेशन को 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो वर्ड ट्रॉपिकल, बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी, इक्वेटर, 23.5 को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 नॉर्थ साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और भारत, ध्यान रखना, आधा पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच में से गुजर रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला भाग भारत का क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल, और ऊपर वाला कहलाता है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, ठीक है, समझ गए। तो भारत में कितने प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, 5। नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस या डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, और 5वां है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो 5 प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक एक करके विद मैप हम इन सब चीज़ों को समझने की अभी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इंडिया का एक मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस जगह पे कैसे कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे फोकस करो, ये अपना है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे फोकस करो, और यहाँ पे फोकस करो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ध्यान देना, मैं दोबारा एक कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन ग्रीन हो गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इस वाली जगह वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इस जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, बार बार देखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा, इस वाले एरिया में यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब आप देखो, गौर से देखो, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सिर्फ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के जितना भी पार्ट है यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। अब बताओ कौन से फॉरेस्ट ज़्यादा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे, यहाँ पर ले लो, ये हो गया डेजर्ट फॉरेस्ट। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिल जाएगा डेक्कन प्लेट्यू में। ये है डेजर्ट फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट है। और माउंटेन वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हिमालय माउंटेन हो जाएगा, ये हो गया माउंटेन फॉरेस्ट। और फिर है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं कोस्टल एरिया में। कहाँ पर होते हैं, कोस्टल एरिया, समुद्र के पास जो इलाका रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ओके। तो पहला हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वर्ड ट्रॉपिकल जो है, ध्यान देना, इंडिया के बीचों बीच में से क्या गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली ट्रॉपिकल बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या
होते हैं समझते हैं, सारी चीज़ें इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, समझो इनके बारे में। पहली बात, अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ, जो फॉरेस्ट है ना वो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। हम पहले ही देख चुके हैं, जहाँ पे जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी प्लांट्स ज़्यादा पाए जाएंगे, रेनफॉल कम होगी प्लांट्स और कम पाए जाएंगे, रेनफॉल और कम होगी प्लांट्स और कम पाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी तो बहुत कम प्लांट्स पाए जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ना, एक तो नाम से ही पता चल रहा है सदा हरे भरे, ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। अब हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं भैया, पानी बहुत होगा, बरसात बहुत होती होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, ऐसे एरिया जो पाए जाते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है। हाई रेनफॉल का मतलब बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। अगर रेनफॉल को मेजर करें तो लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर, तो ऐसे एरिया जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही है वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ध्यान रखना, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलो या रेन फॉरेस्ट। अच्छा, इस फॉरेस्ट की खासियत क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं। डेंस का मतलब घने, मतलब पेड़ पौधे बड़े पास पास होते हैं, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सन की रेज नीचे तक नहीं पहुँचती, मतलब सन की रेज भी नहीं आती। आप अगर इन फॉरेस्ट में खड़े हो तो नीचे सन की रेज भी बड़ी मुश्किल से आती हैं। पत्ते बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, सनलाइट ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती है, हाइट में बहुत लंबे लंबे फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। इनके जो पेड़ होते हैं उनकी लंबाई खूब 60 मीटर, सोचो 60 मीटर कितना होता है, इतने मीटर तक इनकी लंबाई होती है पेड़ों की, सोचो कितने बड़े होते होंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो क्या ग्रीन एरिया मस्त लग रहा है ना, ट्रॉपिकल। और ध्यान रखना, अमेजोन जो फॉरेस्ट है, हम तो भारत की बात करें, अगर ब्राज़ील में आपने साउथ अमेरिका में बात करें तो ब्राज़ील, वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है वो ग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वहीं पर एनाकोंडा टाइप के सांप वाप पाए जाते हैं, ठीक है, स्नेक्स। अच्छा, मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब सीधी बात है, ये एक तो वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज मतलब प्रजाति, जैसे नीम एक स्पीसीज हो गई, शीशम एक स्पीसीज हो गई, मैंगो का ट्री एक स्पीसीज हो गई, तो ऐसे करके प्लांट की न्यूमरस स्पीसीज पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक खास बात हो रहा है इन प्लांट्स की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कि इनकी जो पत्ती गिराने का जो टाइम है ना वो कोई फिक्स नहीं है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। मतलब ये जो प्लांट है ना, इनका पत्ती गिराने का, शेड का मतलब पत्ती जो गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेड। तो पत्ती गिराने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कब पत्ती गिरेंगी कोई पता नहीं है, ये अलग अलग टाइम पर गिरती है। अब कई बार अपने यहाँ पे देखा होगा, अपने नॉर्थ इंडिया में जनरली भाई एक मतलब एक टाइम आता है सर्दियों में, देखना पेड़ों की पतझड़ ऋतु जिसको बोलते हैं, पत्तियाँ सब गिर जाती हैं और पेड़ मतलब ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल खोए से, मतलब सब कुछ उजड़ गया उनका तो मतलब ये इनका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कब पत्तियां गिराएंगे, ठीक है। इसीलिए ये फॉरेस्ट हमेशा कैसे दिखते हैं, एवरग्रीन। भाई एक तो ऐसा होता है कि एक ही बार में पत्ती गिर गई तो पेड़ बिल्कुल बंजर सा हो जाएगा है, और एक कैसे मतलब फिक्स टाइम नहीं है, कभी कभी मतलब पूरी साल गिरती रहती हैं, मतलब फिक्स टाइम नहीं है। कुल मिला के बात ये है। तो द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, हेंस दीज फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर एवरग्रीन। इसलिए ये जो फॉरेस्ट हैं हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, हमें सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, और सदा हरे भरे दिखाई देते हैं इसलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ देखो पेड़ बड़े लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, महोगनी, इबोनी, सिनकोना, रोजवुड, ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज विच इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आपको इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इबोनी, महोगनी, सिनकोना और रोजवुड। एरियाज मतलब किस किस जगह पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ध्यान देना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनके मतलब कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अब सुनो, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, भाई ये तो हो गया अपना वेस्टर्न घाट, और इसका ये हो गया ईस्टर्न स्लोप और ये हो गया वेस्टर्न स्लोप। तो इसके वेस्टर्न स्लोप मतलब इधर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, 1 जून को केरल में मानसून आ जाता है, ठीक है, और इंडिया में जो बरसात होती है ना सबसे पहले वो वेस्टर्न घाट में ही होती है, और यहाँ पर भयंकर बरसात होती है। इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं
एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पर? वेस्टर्न साइड में। किसकी वेस्टर्न साइड में? वेस्टर्न घाट। दूसरे फॉरेस्ट ने ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये ज़्यादा डेंस नहीं रहते, ध्यान देना। वहाँ पर तो ऐसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं एवरग्रीन, ये ज़्यादा डेंस नहीं होते, थोड़े कम डेंस होते हैं। ठीक है, तो इन इंडिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री। पहली बात तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़े हिस्से पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, और दे आर लेस डेंस, मतलब इनका घनत्व ज़्यादा नहीं है, मतलब कम कम पाए जाते हैं। मतलब ज़्यादा डेंस है मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे, कम डेंस है, लेस डेंस है मतलब पेड़ पौधे कम कम पाए जाएंगे। ठीक है, इतना भी कम नहीं कि डेजर्ट की तरह हो, मतलब फिर भी स्पेस रहती है। वहाँ पे देखा था आपने कितने घने घने पेड़ थे, यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेस बहुत है आपस में, तो ये लेस डेंस है, कम डेंस है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द एरियाज विद एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 एंड 200 सेंटीमीटर। तो ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे बरसात होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। मगर हमने क्या देखा था? एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही है वहाँ पे। तो ध्यान देना, वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है एवरग्रीन, कम हो रही है थोड़ी तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस। कितनी कम? 100 से 200 के बीच में। और खास बात हमने एक चीज़ देखी थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनका पेड़ों का पत्ती गिराने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, मगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इनका पत्ती गिराने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, मतलब ईयर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो पेड़ होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के डेसिडुअस के, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन कौन से मेन पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर? साल, टीक, सैंडलवुड, पीपल, नीम, शीशम, ये पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, पर मतलब थोड़े थोड़े आपको एग्जांपल याद रखने, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं डेसिडुअस में। एरियाज की बात करें तो भाई इंडिया में ये जो जितना एरिया दिखा रखा है सिर्फ इसको छोड़कर, यहाँ पे सब पे क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब तीसरे थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटेदार, कांटे मिलेंगे यहाँ पे। थॉर्न का मतलब क्या होता है? कांटेदार। ठीक है, मजा आ गया। ये है भाई डेजर्ट वाला इलाका। कौन सा? राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट है, थार डेजर्ट। ठीक है, और भारत का भी डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट में आपको पता है बरसात बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखो पेड़ पौधे दिख रहे हैं तुम्हें, गिने चुने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, गिने चुने, और छोटे छोटे घास टाइप के पेड़ हैं और झाड़ी टाइप के पेड़ दिख रहे हैं। तो बहुत ही कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, तो थॉर्नी फॉरेस्ट की खासियत है, पहली बात ये ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, सूखे एरियाज में। सूखा क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि भाई बरसात ही नहीं हो रही, और ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर बरसात लेस देन 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर से भी कम बरसात हो रही है। 100 तो लिख दी यहाँ पे, और मान लो 50 से भी कम, ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं। कैसे फॉरेस्ट है? थॉर्नी फॉरेस्ट। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे आपने देखा होगा जो पत्तियाँ होती हैं इन पेड़ों की, उसमें कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं। कांटे क्यों होते हैं? और छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। खास बात ये क्या है, इन पौधों की एक तो यहाँ तो पत्तियाँ होती नहीं हैं, होती भी हैं तो कांटेदार होती हैं, ताकि पानी के लॉस को कम से कम किया जा सके। खास बात एक और है, यहाँ पे जो थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं इनको डेजर्ट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इनमें जो पेड़ होते हैं ना उनकी हाइट बहुत कम होती है। तो हाइट कैसी होती है? छोटी होती है, मगर इनकी रूट, मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो लंबी होती हैं। अब जड़ें लंबी क्यों होंगी बताओ? क्योंकि भाई डेजर्ट में पानी तो है नहीं, तो वो जड़ें जो हैं पानी सर्च करते 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 थोड़ा ज़्यादा डीप चली जाती हैं। तो जो रूट्स होती हैं बहुत ज़मीन के अंदर तक होती हैं, मगर प्लांट क्या होते हैं? छोटे होते हैं। पत्तियाँ कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। छोटी छोटी क्यों होती हैं? पानी का ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि पत्ती में से भी आपने देखा होगा पानी निकलता है। ठीक है, सुबह सुबह देखना। तो पानी का लॉस कम करने के लिए, पानी का लॉस कम करने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि भाई डेजर्ट में पानी पहले ही कम है, तो ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए पत्तियाँ छोटी होती हैं। ठीक है, रसदार होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं रसदार होती हैं, रस पाया जाता है, लॉस कम होता है। ठीक है, और कम इनकी खासियत हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्लांट मिलेंगे यहाँ पे आपको, कैक्टस, कैर, बबूल, कीकर, ये प्लांट मिलेंगे आपको थॉर्नी फॉरेस्ट में या डेजर्ट टाइप फॉरेस्ट में। एरियाज की बात करें तो मेन तो राजस्थान है अपना,
और कुछ हिस्सा हरियाणा का, और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप मतलब वेस्टर्न घाट के इधर वाली साइड में तो आपको खूब सारी बरसात देखने को मिलेगी, मगर इसके पीछे की साइड में जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर बरसात थोड़ी कम होती है। तो वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गुजरात वाले इलाके में भी आपको थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अगले फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है भैया माउंटेन वाले इलाके में मिलेंगे, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं। और इंडिया में ज़्यादातर माउंटेन्स कहाँ हैं, अरावली माउंटेन है एक तो अपना, और दूसरा क्या है अपना मेन जो है हिमालयन माउंटेन है, जो अपना जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग कितनी लेंथ तक फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर तक की लंबाई में फैले हुए हैं। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो पहली बात तो ये माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर माउंटेन पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। कौन से, माउंटेन फॉरेस्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स। यहाँ पर भी पेड़ों की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। द ट्री टाइप चेंज विद अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई। अब माउंटेन आपको पता है अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय आप कमेंट करके बताओ हिमालय के कितने टाइप्स हैं। तो हिमालय के 3 टाइप्स हैं, वो आपको कमेंट करके बताने। और तीनों टाइप जो हैं वो किसके आधार पर है, हाइट के आधार पर, अल्टीट्यूड के आधार पर। तो यहाँ पर खास बात क्या है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो अलग अलग अल्टीट्यूड पर अलग अलग वेजिटेशन मिलेगी। और यहाँ के पेड़ों की एक खास बात हो रहा है, ये कॉनिकल शेप में होते हैं। पेड़ कैसे होते हैं, कोन शेप में। कोन शेप में क्यों होते हैं, क्योंकि माउंटेन में क्या बर्फबारी बहुत होती है हिमालय पे, तो बर्फ गिरेगी तो ये जो चली जाएगी और ये इधर से इधर चली जाएगी, पेड़ टूटते नहीं। तो खास बात ये कि प्लांट कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं। ठीक है, और कॉनिकल शेप में रीजन ये बता दिया मैंने, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, उसी से बचाने के लिए। और घर भी यहाँ पर जनरली ऐसे ही बने होते हैं कॉनिकल शेप में। हाउसेस भी कैसे मिलेंगे आपको, कॉनिकल शेप में मिलेंगे, ताकि बर्फ इधर से इधर फिसल जाए और इधर से इधर फिसल जाए। हाइट बिटवीन, यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कितनी हाइट पर पाए जाते हैं, 1500 मीटर से 2500 मीटर, 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में मतलब ये फॉरेस्ट मिलेंगे। और ट्रीज कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप, कौन शेप में होते हैं। ठीक है, एंड ट्रीज आर कॉल्ड कॉनीफेरस इन शेप। और ये इनकी जो मतलब ट्रीज को हम क्या बोल सकते हैं, इनकी शेप कैसी है, कॉनीफेरस शेप है। कॉनीफेरस मतलब कोन जैसी शेप है, किसकी, ट्रीज की। और कोन जैसी शेप होने का एक ही कारण है, जो बर्फ है वो दोनों डायरेक्शन में गिर जाए और पेड़ टूटे ना। कौन कौन से यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, कोन शेप में हल्का सा आ रही है ना, हल्की सी मतलब फीलिंग कोन वाली ऐसे करके। ठीक है, तो मेन ट्रीज कौन कौन से, चीड़, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फिर, देवदार, ये सारे के सारे पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन वाले एरिया में पाए जाते हैं। रीजन्स की बात करें कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, एरिया, तो ध्यान देना ये वाला जो एरिया है इसी बेल्ट में आपको मिलेंगे कौन से, माउंटेन फॉरेस्ट। तो स्पेशली स्लोप्स ऑफ हिमालय, हिमालय के जो स्लोप है वहाँ पे मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको ये सारे फॉरेस्ट मिलेंगे। लास्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, या इनको हम बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। ध्यान देना, मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर आप, मैंने बताया था जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये ध्यान रखना, ये इंडिया के उन स्टेट्स में पाए जाते हैं जो समुद्र के पास हैं, मतलब कोस्टल स्टेट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, कोस्टल एरिया में पाए जाएंगे। तो ये देखो पानी में मतलब समुद्र के किनारे के आसपास पाए जाते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं, थोड़ी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और ये सॉल्ट वाटर में भी मतलब सैलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन कोस्टल एरियाज। भारत के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, कोस्टल मतलब समुद्र के आसपास, और ये सैलाइन वाटर में भी ये जो प्लांट होते हैं सर्वाइव कर सकते हैं, और जो मतलब फॉरेस्ट होते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव मतलब जीवित रह सकते हैं अपने आप को। और मैंग्रोव ट्रीज, टाइडल फॉरेस्ट को दूसरा नाम क्या है, मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज सॉल्ट वाटर। तो दोनों प्रकार के पानी में ये जो मैंग्रोव ट्री हैं ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अच्छा, खास बात, इन फॉरेस्ट में सुंदरी पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सुंदरी। ठीक है, तो सुंदरी इज वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए आपको पता होगा, मैंने बताया था, जहाँ पर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है वहाँ पर एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो वो सुंदरबन डेल्टा का नाम किसके नाम पर रखा गया, सुंदरी ट्रीज के नाम पर रखा गया है। और वहाँ पे जो आसपास फॉरेस्ट है उनको बोलते हैं सुंदरबन फॉरेस्ट। ठीक है, तो द सुंदरबन फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र हैव बीन नेम्ड आफ्टर दिस ट्री सुंदरी। तो सुंदरी ट्री के आधार पर ही नाम रखा गया सुंदरबन फॉरेस्ट, जो कहाँ पर पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास पाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के पेड़ हैं, आप देख सकते हो हमारे यहाँ से थोड़े डिफरेंट हैं। और एरियाज की बात करें तो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल यहाँ पे पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में भी आपको देखने को मिलेगी झलक। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। भैया बिना फॉरेस्ट के तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब
प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में भाई। प्लांट्स ना हो तो सोचो सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जान निकल जाएगी। तो प्लांट का या फॉरेस्ट का हमें बहुत सारे फायदे हैं। देखो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लकड़ी मिलती है, पहली बात तो लकड़ी से आप घरों में पता नहीं कितना सारा सामान बनवाते हैं, चेयर, टेबल और विंडोज या गेट वेट जितने भी होते हैं वो सारे इसी के बने होते हैं। बल्ला, हॉकी सारे किससे बनने हैं, इसी से बनने हैं। सॉइल बाइंडिंग, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और मिट्टी को पकड़ के रखती हैं तो सॉइल इरोजन को रोकती हैं। ठीक है, फॉडर मिलता है, चारा मिलता है, घर बनाते हैं, घर बनाने में यूज होता है। बहुत सारे यहाँ पे मेडिसिन बनाते हैं, दवाई बनाने में काम आते हैं। हर्बल प्लांट्स पाए जाते हैं, जड़ी बूटी वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन देते हैं भाई, सबसे बड़ी बात। प्लांट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में से CO2 को तो ले लेते हैं और क्या देते हैं, O2 देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। शहद मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं बहुत प्रकार के, गम और लेक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और फॉरेस्ट में आपने देखा होगा जंगली जीव रहते हैं, बहुत सारे जंगली जीवों का घर है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी मिलती है, रबर के पेड़ पाए जाते हैं, रबर से आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए लाइफ लाइन है भाई। अगर फॉरेस्ट, मगर दुर्भाग्य हम क्या करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट का मतलब डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा बहुत बुरा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो पहली बात तो ये कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल, बाइंड मतलब पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़ लेती हैं और सॉइल इरोजन को बचाती हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो हवा, पानी, मिट्टी का कटाव करते हैं। अगर वहाँ पर पेड़ है किसी जगह पर, आप खुद देखना बरसात के दिनों में जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ से मिट्टी कम बह के जाती है, और जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ की मिट्टी बहकर चली जाती है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों का क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। बहुत सारे जंगली जीव भी पाए जाते हैं। फॉरेस्ट रेनफॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बरसात करने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। बढ़ने का रीजन क्या है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस को क्या कर लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कम कर देंगे तो ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं। फॉरेस्ट से बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे टिम्बर फॉर फर्नीचर, वुड, फॉडर, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लेक, हनी, गम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। ठीक है, इसको भी नहीं भूल सकते। अब थ्रेट्स क्या हैं, मतलब संकट क्या है, फॉरेस्ट के सामने क्या समस्या है। सबसे बड़ी बात तो पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, और उस ज़मीन पर अपने घर बनाते जा रहे हैं, रोड बनाते जा रहे हैं, ब्रिजेज बनाते जा रहे हैं। खेती के लिए फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं। तो पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई करने को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं, शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है। अब सीधी बात है, जब शहरों का आकार बढ़ेगा तो आसपास के पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन वही पेड़ों की कटाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने देखा होगा शहरों में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती जाती हैं, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनको मतलब बनाने के लिए जगह चाहिए, तो आसपास के पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में लकड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उसके लिए भी पेड़ों को काटते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, डैम, रेलवे लाइन्स, डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं। बांध बनाने में बहुत गाँव को मतलब खाली करवा दिया जाता है, 10-10, 20-20, 100-100 गाँव को खाली करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, बड़े चैलेंजेज है हमारे सामने, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हमारी मतलब पृथ्वी पर। अब मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कंजर्वेशन के क्या क्या उपाय हैं। सीधी बात है, पहली बात तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। एक के 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे भैया ज़्यादा नहीं करने, पॉपुलेशन कम रखनी है। आइडियोलॉजी फॉलो करो, हम दो हमारे दो। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने को क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करो, पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हम क्या इन्वायरमेंट डे बनाते हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन फिर और दे रहा हूँ मैं आपको, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं मैं बता चुका हूँ, बताओ। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, घर पेड़ लगाओ जहाँ जगह मतलब, और देखा होगा आपने सरकार क्या करती है, रोड के सारे पेड़ लगाती है जिसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। जो खाली जगह पर पेड़ लगाना, सरकारी जगह वहाँ पर पेड़ लगाना, ये एक सोशल फॉरेस्ट्री का टाइप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, सोशल अवेयरनेस। भाई फॉरेस्ट को अगर बचाना है तो समाज में हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, और फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समाज में अवेयरनेस भी फैलानी है, जागरूकता भी फैलानी है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव एक प्रोग्राम है जिसमें मतलब बताया जाता है पेड़ों का इंपॉर्टेंस के, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, पेड़ लगाने पर जोर दिया जाता है। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग दी रोड्स, रेलवे लाइंस, हिल स्लोप्स, मतलब ये जितनी भी जगह है यहाँ पर क्या लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तभी हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें और एक एक्स्ट्रा याद रखनी है आपको। एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको सेटअप किया गया देहरादून, और देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और एक है कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। तो ध्यान रखना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, एक तो देहरादून उत्तराखंड में और एक है कोयम्बटूर तमिलनाडु। दूसरा, वन महोत्सव मनाते हैं हम। तो वन महोत्सव इज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब जुलाई के महीने में लगभग 1 महीने तक प्रोग्राम चलता है वन महोत्सव, और यहाँ पर क्या करते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं और लोगों को इनकरेज किया जाता है कि भैया पेड़ लगाओ। आप पेड़ों का महत्व समझाया जाता है कि हमारी लाइफ में पेड़ों का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, और एक कहाँ पर है, कोयम्बटूर, और वन महोत्सव मनाते हैं ताकि पेड़ों का इंपॉर्टेंस लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड लेक्चर भी खत्म हुआ। अब एक छोटा सा लेक्चर और आएगा जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी बस फिनिश होने वाली है, एक स्टेप और बची है, उसको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल और साथ के साथ में जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और इसका लास्ट लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और अब हम 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर देख लेते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में और डिफरेंट सीजन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था वेजिटेशन के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। और आज हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, छोटा सा लेक्चर है आज। और वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु जो होते हैं उसको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे क्या दे रखा है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ आपको पता है मतलब जो जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं वो सब क्या किसका पार्ट है, वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। अब उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, पशु पक्षी जितने भी मतलब जीव हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, वाइल्ड लाइफ बन जाएंगे। तो जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में कई प्रकार के कई वैरायटी की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। मतलब हाथी, शेर, चीता, डॉग, जंगली कुत्ते भी पाए जाते हैं, और मतलब बहुत सारे कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं वहाँ पर, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं जो रेंग कर चलने वाले होते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मतलब जंगलों में कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, 1000 ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जंगलों में पाई जाती हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जानवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक। एम्फीबियंस ऐसे जीव जो पानी में भी, वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकते हैं, उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। और मैमल्स बोलते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं, जिनके मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो मतलब दूध देते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। बर्ड्स तो पक्षी, इंसेक्ट मतलब कीड़े, और वॉर्म मतलब ये भी कीड़े मकोड़े से हो गए। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर रहते हैं, ड्वेल का मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और फॉरेस्ट में मतलब बहुत बड़ी संख्या में कई प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, कई प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं एनिमल्स की। ठीक है, अब अगर बात करें भारत का जो नेशनल एनिमल है, अगर कोई पूछ ले इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, तो आपको बताना है टाइगर जो है इंडिया का नेशनल एनिमल है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर, देख लो टाइगर कैसा होता है, फिर मैं बताऊंगा आपको लाइन कैसा होता है, और एक लियोपोर्ड वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो नेशनल एनिमल अपना क्या हो गया, टाइगर। और
एशियाटिक लॉइन, ये है एशियाटिक लॉइन जो ओनली गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है गिर फॉरेस्ट। तो एशियाटिक लॉइन भारत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। स्नो लिपर्ड ये पाया जाता है कहाँ पर, हिमालय में, ये है स्नो लिपर्ड। तो तीनों में अंतर देख लो, देखो ये तो हो गया जो धारी वाला है ऐसे करके, इसको तो हम बोलते हैं टाइगर, और ये हो गया शेर, इस पर कोई धारी वारी नहीं है, और ऐसे धब्बे धब्बे से जो होते हैं ये है लिपर्ड, ठीक है। तो ये स्नो लिपर्ड ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, हिमालय के आसपास पाया जाता है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरोस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम में फॉरेस्ट है, आसाम में एक पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो वहाँ पर पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोसेरोस, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, साथ ही साथ में वहीं पर एलिफेंट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आसाम के अलावा एलिफेंट केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैमल्स की। तो कैमल्स आपको पता है कैमल्स पाए जाते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब जो राजस्थान में थार डेजर्ट है वहाँ पर आपको कैमल्स मिल जाएंगे। और ध्यान देना कैमल्स को हम बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, द शिप ऑफ डेजर्ट, ये जो एनिमल है इसको बोलते हैं हम रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान मतलब डेजर्ट, तो राजस्थान में जो डेजर्ट है उसका इसको शिप बोला जाता है, ठीक है। तो और ये हैं वाइल्ड एस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वाइल्ड एस पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो कैमल्स तो पाए जाते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, और वाइल्ड एस कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थार डेजर्ट आपको पता ही है अपने राजस्थान का अपने इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और जो कि राजस्थान गुजरात वाले एरिया में फैला हुआ है। और वाइल्ड लाइफ, और अभी वाइल्ड लाइफ ही चल रही है, वाइल्ड गोट, स्नो लिपर्ड्स, बियर्स ये भी पाए जाते हैं हिमालय रीजन में। और हमारा जो नेशनल बर्ड है इंडिया का, हमने देखा था अभी नेशनल एनिमल तो वो तो था टाइगर, अब नेशनल बर्ड की बात करें, पक्षी की बात करें, तो नेशनल बर्ड है पीकॉक, मोर है, ठीक है। हमारे देश में कई प्रकार की स्नेक्स की भी स्पेसीज पाई जाती हैं, जिसमें से कोबरा, क्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कोबरा सांप है यहाँ पे जो दिखा रखा है। और भी बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं जैसे पैरट्स, तोता, कबूतर, मैना, ये तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, गीज, बुलबुल, डक, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। बर्ड सेंचुरीज, अब बर्ड सेंचुरीज क्या होती हैं, देखो ये जो हमारे पक्षी होते हैं, पक्षियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, हैबिटेट देने के लिए बर्ड सेंचुरीज क्रिएट की गई हैं। जैसे राजस्थान में भरतपुर में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है केवला देव बर्ड सेंचुरी, तो ये भरतपुर राजस्थान में, तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के पक्षी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैनी बर्ड सेंचुरीज आर क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, तो बर्ड सेंचुरी किस लिए क्रिएट की जाती है, ताकि जो पक्षी होते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके, मतलब एक जगह प्रोवाइड की जा सके जहाँ पर वो अपना रह सकें और वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो उनके लिए, ठीक है। और इन सब जगहों पर हंटिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, मतलब शिकार करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है और इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो दीज प्रोवाइड बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, तो ये बर्ड सेंचुरी जो होती हैं किस लिए क्रिएट की जाती हैं, ताकि जो हंटर होते हैं पक्षियों का शिकार ना कर सकें, इसलिए इनको बनाया जाता है। तो ठीक है, राजस्थान में है अपनी एक बर्ड सेंचुरी केवलादेव बर्ड सेंचुरी, जो मतलब बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स पाए जाते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं। और साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है जो रशिया में एक जगह है साइबेरिया, वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आता है, ठीक है। अब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं, संकट क्या है उनके लिए, तो देखो सबसे बड़ा संकट तो है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट जब खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु उनके लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है हंटिंग मतलब शिकार करना। तो आजकल देखा होगा आपने जानवरों की हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंसान हंटिंग करते हैं, किसी की खाल के लिए या फिर किसी के दांत निकाल लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, जिससे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सटेंट होने का खतरा बना हुआ है, उनका लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, मतलब एक तो फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से, दूसरा हंटिंग की वजह से भारत में कई सारी स्पीसीज जो हैं उनकी संख्या डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन मतलब कम हो रही है बहुत तेज़ गति से। आपने देखा होगा अभी जो जीव जंतु हैं पहले जो जितने पाए जाते थे उससे बहुत कम हो गए हैं। रीज़न क्या है, एक तो फॉरेस्ट खत्म हो गए, दूसरा हंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग मांस मीट के लिए खा जाते हैं, मतलब उनकी हंटिंग कर देते हैं, मार देते हैं उनको।
मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंट, और कई सारी स्पीसीज तो ऐसी हैं वाइल्ड लाइफ में, जीव जंतु की, जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त हो गई हैं, पहले थी मगर आज की डेट में उनका एक भी मतलब प्राणी आपको जीवित नहीं मिलेगा। तो मतलब हमने इतना ज़्यादा मतलब डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, इतनी ज़्यादा हंटिंग करते हैं कि कई सारी स्पीसीज तो पूरी तरह से हमने क्या कर दी है, पृथ्वी से गायब कर दी है। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब हम मतलब बहुत बड़ा रीजन कि एक तो फॉरेस्ट कट करना, हंटिंग करना, ओवर पॉपुलेशन, ये कारण है किसके, वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने के। अब हम बात करते हैं मेजर्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या उपाय हैं। मेजर्स का मतलब है क्या उपाय हम मतलब कर सकते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो देखो सबसे पहली बात तो सरकार ने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया है, ये सरकार ने किया है। तो सरकार ने क्या किया है, कुछ एरिया जो है उनको ऐसे करके बाउंड्री सी बना दी और बहुत बड़े एरिया को मतलब प्रोटेक्ट कर दिया कि अब इसमें अंदर ना तो कोई हंटिंग कर सकता है और ना ही कोई अदर एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो मतलब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड या हैव बीन सेटअप बाय दी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने टाइगर्स को बचाने के लिए, ध्यान देना, टाइगर्स को बचाने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और एलिफेंट्स को बचाने के लिए 1993 में एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, 1973 में, किस लिए, ताकि टाइगर्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट किया जा सके। और एलिफेंट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, वी शुड नॉट बाई द थिंग्स विच इज मेड अप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स, फेदर्स। मतलब हमें ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जो एनिमल के बॉडी पार्ट से बनी हो, चाहे उनके बोन्स हो, चाहे उनके हॉर्न्स हो, फर हो, स्किन्स हो, फेदर हो। एनिमल्स के मतलब किसी भी पार्ट से अगर कोई चीज़ बनी हुई है और वो मार्केट में अवेलेबल है तो हमें वो नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो जो बनाने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा मतलब जानवरों की हंटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो जानवरों के बॉडी पार्ट से बनी हुई चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए मार्केट में। और हर साल हम क्या करते हैं, एक वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व करते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। मतलब एनिमल किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल किंगडम को कंजर्व करने के लिए हर साल हम क्या करते हैं, एक वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। और फिर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो मेजर्स ले सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी वर्ड, एक लास्ट टॉपिक हो रहा है माइग्रेटरी। अब देखो माइग्रेशन जो वर्ड है ना, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो पक्षी भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो द माइग्रेटिव वर्ड इज ए वर्ड दैट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट ए रेगुलर टाइम्स ऑफन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो माइग्रेटरी वर्ड ऐसे पक्षी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह रेगुलर टाइम्स में आते जाते रहते हैं। मतलब हर साल इनका एक पैटर्न होता है कि इस महीने में मतलब आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और बहुत लंबी दूरी तय करके आते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स की जैसे एग्जांपल लें, ये है साइबेरियन क्रेन। ये मतलब यहाँ पर भरतपुर केवलादेव में आता है और हर साल आते हैं, ये दिसंबर में आते हैं और लगभग मार्च तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन्स जो है एक माइग्रेटरी वर्ड है। ये कहाँ से आता है, ये साइबेरिया नाम की जगह से आता है। साइबेरिया कहाँ पर है, रशिया में है। और रशिया से कहाँ पर उड़ के आते हैं, इंडिया में। सोचो कितनी लंबी दूरी ट्रैवल करके आते हैं। आप और हम तो वैसे जा ही नहीं सकते, हमें अगर जाना है तो हम एरोप्लेन की सहायता से जाएंगे, मगर ये बर्ड उड़कर आ जाते हैं। तो ये बर्ड क्या हो गया, माइग्रेटरी बर्ड हो गया। ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड की डेफिनेशन ध्यान रखना, ऐसे पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनके एग्जांपल देखें तो पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल डक, कर्ल्यू कर्ल्यू ये माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं इन विंटर सीजन एवरी ईयर। तो ये जितने भी पक्षी मैंने बताए ये सारे माइग्रेटरी बर्ड हैं और ये विंटर सीजन में आते हैं हमारे देश में। ठीक है, अगर आप भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार में अगर आप जाओगे, केवलादेव बर्ड सेंचुरी में जाओगे विंटर सीजन में, तो आपको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगे। मैंने जितने भी नाम लिए ये ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हुआ और इसी के साथ क्लास 6 की ज्योग्राफी हमारी पूरी ख़त्म होती है। मैं एक बार क्लास 6 की ज्योग्राफी के सारे नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप चैप्टर का नाम सर्च करना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू,
थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।